सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेट की। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 9 का कंप्लीट फिजिक्स। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है यार क्लास 9 स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि अभी आने वाला है वर्ग 2 का एग्जाम, तो ये वीडियो उन सब के लिए भी हेल्पफुल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो अपना 9th स्टैंडर्ड का है वो है मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन से। मोशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मोशन ही। तो स्टार्ट करते हैं। तो मोशन होता क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? अपनी स्टेट को चेंज कर रही है। स्टेट क्या होता है? स्टेट यह है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, स्थिर है, रेस्ट पे है, तो हम बोलेंगे उसका स्टेट कैसा है? रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो हम बोलेंगे वो कैसी है? मोशन में, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो हम बोलेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, राइट। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ मोशन। डन। अच्छा, मोशन है क्या? मोशन है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। आई होप आपको ये चीज समझ आई। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपन ना क्विक फटाफट अपन ये देख रहे हैं कि हमारे क्लास 9 में क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो अपन यहाँ पर डिटेल में कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फटाफट कवर करेंगे क्योंकि ये है आपका रिवीजन पार्ट, राइट। अच्छा चलो, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन हम उसको बोलते हैं जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो यार मुझे क्या करना होगा? देखो, मुझे यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, चलो अभी मैंने बोला यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें वाई एक्सिस पर अपन लेते हैं किसी डिस्टेंस को, ठीक है, और नीचे हम ले रहे हैं टाइम को। कहां पर? एक्स एक्सिस में लिया जाता है टाइम, वाई एक्सिस में लिया जाता है अपना डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज करो हमने टाइम यहां पर लिया है 0, 1, 2, 3, 4 और टाइम हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, राइट। और हमारा जो डिस्टेंस है वो भी कैसा है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। अब मैंने क्या बोला? बॉडी 1 सेकेंड में कितना चल रही है? 1 मीटर। अगले 1 सेकेंड में फिर से कितना चल रही है? अगेन 1 मीटर। मतलब ये क्या हो गया? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना। अगले 1 में फिर से वो कितना चली है? 1 मीटर, तो यहां पहुंचे। फिर अगले 1 में कितना कवर कर रही है? फिर से 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे मोशन को अपन यार बोलते हैं कौन सा मोशन? ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। चलो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको कहा गया है जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया टाइम, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है अपना डिस्टेंस। तो मैंने अभी समझाया आपको डिस्टेंस कहाँ लेना है? वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है? टाइम, राइट। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल ले लिया 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अगेन यहाँ पर भी मेरा डिस्टेंस कैसा है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, लेकिन अब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कैसा होगा? अनइक्वल। यानी 1 सेकेंड में पहले तो चलो सपोज करो वो चल रही है 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में वो कितना चल रही है? उसको चलना 1 था, लेकिन अब वो 1 ना चल करके कितना मीटर चली गई? 2 मीटर चली गई, तो हम यहाँ पहुंच गए, राइट। अगले 1 सेकेंड में फिर वो उसको कहाँ जाना है? 1 मीटर,
अगले इस 1 सेकंड में वो कहाँ जाएगी, 1 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ देखने को मिलता है। जब भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है यो है जो इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो है अपना नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, आई होप आपको मोशन और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो जो अपनी इसके बाद है अपना स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। जैसे कोई आपसे पूछे अपना वेट बताओ तो आप क्या बोलोगे, अरे मेरा तो इतना है, अरे उतना है, अरे इतना उतना कितना। जो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिस चीज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास, क्या मास को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ। क्या हम मास को काउंट कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, जैसे कि टाइम को मेजर कर सकते हैं? हाँ। तो मास, टाइम, डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस मेजरेबल है? हाँ। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैसी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें अब फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी अभी हमने समझा। अब इसमें आती है दो क्वांटिटीज, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास अकेला क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, क्या? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा एक बॉडी है वो चली 2 मीटर डिस्टेंस। कितना मीटर डिस्टेंस? मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस चली है कितना? 2 मीटर। तो अब ये जो 2 मीटर है ये इसका क्या कहलाएगा? सिर्फ डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला एक बॉडी है वो चल रही है 2 मीटर साउथ, राइट? क्या? 2 मीटर साउथ। तो अब ये 2 मीटर और ये साउथ क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन। और ये 2 मीटर जो है ये क्या बता रहा है? उसका मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। क्या बोला मैंने? ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, क्या है? ये जो नंबर है इसी को ही हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये 2 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये जो हम ले रहे हैं साउथ, ये क्या होता है? इसका डायरेक्शन। अब फिजिक्स में हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस ना लेकर के, हाँ ये डायरेक्शंस भी होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन भी लेते हैं। जैसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम बोलेंगे उसका डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर मूव हो रही है तो हम बोलेंगे उसका डायरेक्शन कैसा है? नेगेटिव। तो डायरेक्शन फिजिक्स में हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव मतलब वो उससे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो अकेला, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिक वैल्यू। और वेक्टर क्वांटिटी वो जिसके पास दोनों ही हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। चलो अब फटाफट से देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने समझा अभी डिस्टेंस क्या है, कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस को हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो एक डिफरेंस यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्लियर हो गया है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल भी अभी आपको समझाया मैंने, 2 मीटर और 2 मीटर ईस्ट, दोनों में डिफरेंस है ना। ये अकेला क्या बता रहा है? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है? उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ में उसका डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब अपन इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है ना, उस डिस्टेंस को अपन, उस पाथ को अपन बोलते हैं डिस्टेंस। कोई बॉडी जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है, किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल पाथ होता है, उस पाथ को अपन बोलते हैं डिस्टेंस। और उधर ही अपना जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक बॉडी है, ठीक है, चलो अपन यहाँ पर खड़ा करते हैं किसी को, ये एक पर्सन हो गया, राइट? चलो इस पर्सन का नाम अपन ले लेते हैं राजू। ठीक है,
अब ये जो राजू है ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ मूव हुआ, मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस चला इस तरफ 3 मीटर, राइट। ये इस तरफ गया है, कितना डिस्टेंस चला है ये 3 मीटर। अब ये जा रहा है नॉर्थ की तरफ, कितना, मान लेते हैं ये चला कितना 4 मीटर डिस्टेंस, राइट, नॉर्थ की तरफ। चलो अगर अपन इसका डिस्टेंस निकालें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये जो इसका एक्चुअल पाथ है हम उससे निकालेंगे, क्या होगा टोटल पाथ 3 और 4 कितना 7 मीटर। तो इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 मीटर। लेकिन इधर ही अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा। हमने समझा डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम पाथ, कहां से कहां तक, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, कम से कम डिस्टेंस जो उसने कवर किया हो, उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर अगर हम समझे तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, जहां से उसने चलना चालू किया, और इसकी फाइनल पोजीशन कहां है, जहां पर आकर के वो रुक गया। तो अगर अपन इसका डायरेक्ट यहां से कुछ इस तरीके से पाथ ड्रॉ करें ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको हम डिस्टेंस ना बोल करके क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर हम ये वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका, यहां पर हम यूज कर सकते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये कितना है आपका बेस 3, हाइट कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 25। और अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट। तो 25 का जो अंडर रूट होता है वो कितना आता है 5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर, डन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। तो ये है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ठीक है। चलो अच्छा, यहां पर एक और चीज रह गई है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। एक ये डिफरेंस छूट गया था तो मैं यहां पर आपको बता दे रही हूं। अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से चलकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, तब उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है वो कितना हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। क्यों, क्योंकि यहां से वो चला कितना 3 चला, फिर 4 चला और फिर 5, मतलब 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12। तब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसने कवर किया है जो 12 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, यहां पर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बहुत इजी है, कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको, उसके जो रेशियो को हम क्या बोलते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड इज व्हाट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम। एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, एस से आप याद रखना, एस से स्केलर और वी से वेक्टर, इजी, ठीक है। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मतलब इसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब स्पीड के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल 2 मीटर पर सेकेंड, जैसे इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हम लेते हैं x, टाइम को हम लेते हैं t। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। डिस्टेंस और स्पीड की अगर मैं यहां पर आपको बताऊं क्या ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम काय में नापते हैं, जो ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की वो होती है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो जो ऐसा यूनिट है इसकी एसआई यूनिट वो क्या बन जाएगी, इसकी ऐसा यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकेंड। इजी। चलो तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको सिर्फ क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा स्पीड। अब यहां पर देखो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अच्छा यहां पर देखो डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है इसका डायरेक्शन। तो ये आपको क्या बताता है, वेलोसिटी। तो स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और अकेला मैग्नीट्यूड है तो उसको हम बोलेंगे स्पीड, ठीक है।
चलो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था। एवरेज स्पीड हम किसको बोलते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर करती है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2। ठीक है, ये u क्या होता है? ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जो v होती है ना, v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो u आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, v आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। u प्लस वी अपॉन 2 कर देंगे तो भी हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये आपको कुछ फॉर्मूलेस यहां पर याद रखने हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पर हम समझते हैं, चलो अब हम यहां पर समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में सबसे फर्स्ट ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरफ क्या होगा? डिस्टेंस और दूसरे तरफ क्या होगा? टाइम। ठीक है, चलो ये वैसे अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी देख लिया है। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें डिस्टेंस को कहां लिया जाता है? वाई एक्सिस पे, और टाइम को कहां लेते हैं हम? एक्स एक्सिस में। ठीक है, डिस्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पर वाई एक्सिस में आपकी आती है वेलोसिटी। ठीक है, और यहां एक्स एक्सिस में अगेन क्या रहता है? टाइम। अब जैसे मैंने बोला अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो अभी हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप होती है ना, ये स्लोप आपको क्या बताती है? ये स्लोप आपको बताती है स्पीड। ठीक है, अगर इधर ही ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है? वेलोसिटी। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, डायरेक्टली पेपर में भी पूछी जा सकती है। इसके बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ड्रॉ करें, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या बताती है? देखो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपको क्या बताता है? एक्सेलरेशन। क्या बताता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, ये स्लोप आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी को चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तब आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। ऐसे ही डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाता है? स्पीड। तो ये जो स्लोप है ये क्या बताती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताता है? ये एक्सेलरेशन। इधर ही अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, कहां तक? एक्स एक्सिस में, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, एरिया कवर्ड बाय स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? ये आपको देता है डिस्टेंस, या फिर अभी वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो एरिया है, स्लोप जो एरिया कवर करता है, वो एरिया आपको क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। कौन से ग्राफ में? सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके देती हूं, और मैंने ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो ग्राफ है इसमें इसकी ये पोजीशन है और इसमें ये इसका टाइम है, तो ये ग्राफ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? ये ग्राफ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। यहां पर आपको, चलो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले तीनों इक्वेशन जो है न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन वो याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है आपकी वो है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डन। तो पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, v क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो इसके बाद है u क्या होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी किसी भी बॉडी की। डन। t किसको बोलते हैं, t आपका होता है टाइम, s क्या होता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी। अब एक्सेलरेशन बचा है तो एक्सेलरेशन a, ठीक है, एक्सेलरेशन। डन। अब यहां पर अगर हम देखें v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये इक्वेशंस आपको दी रहेंगी और न्यूमेरिकल आपको पूछेंगे इस इक्वेशन पर बेस्ड। तो अब हमको करना क्या है, जो न्यूमेरिकल गिवन होगा उसमें आपको कोई भी 3 क्वांटिटी दी होगी और 4th क्वांटिटी आपसे पूछेंगे। देखो कितने वेरिएबल है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अगेन यहाँ देखो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। हर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है 4। तो आपको 3 वेरिएबल वो की वैल्यू वो दे देंगे और कोई एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। जैसे इसमें डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इसमें नहीं है। सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर थर्ड इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इसमें टाइम की जो वैल्यू है वो गिवन, मतलब इसमें टाइम जो है वो है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे अगर आपसे बोल रहे हैं कि कोई बॉडी है जो इनिशियली कैसी है रेस्ट पे, तो इनिशियली कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो हम u उसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं 0 और बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और बोल दिया उन्होंने कि एक्सेलरेशन जो बॉडी का है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फाइंड हमको करने को बोल रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये ट्रिक यहाँ पर हम सीख रहे हैं। तो देखो हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस है ही नहीं, हमें तो डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन तो ऐसे ही हट गई। सेकेंड डिस्टेंस इस इक्वेशन में आ रहा है और इस थर्ड इक्वेशन में आ रहा है, राइट। तो अब इन दोनों में से कौन सी लगाएंगे, तो अब इसमें देखो ध्यान से, क्या आपको इसमें टाइम पीरियड गिवन है, टाइम गिवन है नहीं, यानी सेकेंड इक्वेशन भी हम नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन लगानी होगी जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बस कुछ नहीं करना, हमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे v का स्क्वायर करेंगे तो 2 का हमें क्या करना होगा स्क्वायर इज इक्वल टू में u का स्क्वायर, u कितना है 0 तो हमने किया 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20 इंटू में s। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 1 ये आया 5, राइट। तो ये 1/5 इज इक्वल टू कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1/5 मीटर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो मिस हो गया है तो मैं यहाँ पर आपको ऐड कर देती हूँ। अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमारा छूट गया है, तो अपन यहाँ ले लेते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी क्या चेंज कर रही है, वेलोसिटी, उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। जैसे एक्टिवा चलाई होगी तो अपन एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब क्या, स्पीड तेज कर रहे हैं या स्पीड धीरे कर रहे हैं। ठीक है, कार में भी एक्सेलरेशन होता है, स्पीड तेज कर रहे हैं या स्पीड धीरे कर रहे हैं, तो वो क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब भी हम चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, जैसे मेरे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, मैंने इस बॉडी को किक करा पर फोर्स लगाया तो इससे इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मान लेते हैं अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई अब इसमें v। तो जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको अपन बोलते हैं डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी बॉडी में अगर चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, अपॉन में कितना आ जाएगा टाइम। तो ये आपका क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला।
अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, देखो वेलोसिटी, ऊपर क्या है वेलोसिटी ना, अभी हम देख के आ रहे हैं वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है सेकेंड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में कितना आया सेकेंड का एस, तो ये कितना हो जाएगा एस और एस मिलके एस स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो कितनी आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड सच अ टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं, सुना, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल हमने लिया है मैरीगो राउंड का, तो यहाँ पर भी ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो वो यहाँ पर होगा आपका, एक धागा हमने पकड़ा है और उसमें हमने लगा दिया एक स्टोन, ये स्टोन भी क्या कर रहा है कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो करती है सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन में हम समझ रहे हैं कि स्पीड कैसे कांस्टेंट, देखो कोई भी बॉडी को हम जैसे स्टोन को, यहाँ पर स्टोन को हम क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहे हैं, मतलब मैंने बोला इस स्टोन को मैं घुमा रही हूँ किस स्पीड से, हमेशा हर एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, ये 2 मीटर, तो इसकी स्पीड क्या हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं इस स्टोन को घुमा रही हूँ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये जो स्टोन है ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो यहाँ भी इसकी स्पीड कितनी है 2, इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो इसकी स्पीड कितनी है 2, इस पॉइंट पर भी देखेंगे इसकी स्पीड कितनी है 2। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के पास क्या होता है डायरेक्शन, यहाँ पर इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पर स्टोन का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा इस तरफ, यहाँ पर स्टोन का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा इस तरफ। जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, वो टेंजेंट क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो भैया देखो ना, क्या डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, नहीं, वेलोसिटी यहाँ पर बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होता है मैग्नीट्यूड यानी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। तो स्पीड तो यहाँ पर कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। इस टॉपिक में बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है, इसीलिए मैंने इसको क्लियर करा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कैसी है कांस्टेंट, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रही है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। सिंपल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है विथ अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम बोलेंगे वो बॉडी कैसी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा चैप्टर फर्स्ट। चलो अब आते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ फोर्स क्या होता है। सिंपल, फोर्स किसी को पुश करना या किसी को अपनी तरफ पुल करना। पुश करना मतलब अपन से दूर जाना, पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना, इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स कर क्या सकती है, व्हाट कैन अ फोर्स डू, फोर्स कर क्या सकती है, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स स्टेट चेंज कर सकती है, स्टेट चेंज कर सकती है का क्या मतलब है, कोई बॉडी रुकी हुई है, बॉल रेस्ट पे है, मैंने उसको आके किक किया तो क्या होगा, बॉल मूव होने लगेगी, यानी वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। कोई बॉल मोशन में है, उसको हमने रोक लिया, रेस्ट पे ला दिया, तो मतलब वो क्या कर रही है, मोशन, स्टेट ऑफ मोशन से उसको स्टेट ऑफ रेस्ट पे ला रही है, यानी फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे बॉल वहां से आ रही थी और मैंने इस तरफ किक किया तो बॉल का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। ठीक है, कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। बॉल बहुत तेजी से आ रही थी या बॉल बहुत स्लो आ रही थी, मैंने बहुत तेज किक किया, फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड अचानक से बहुत तेज हो गई, राइट। तो हमने क्या करा, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। जैसे बलून को हम फोर्स लगाएंगे तो उसका हल्का सा शेप चेंज हो जाएगा।
रबर बैंड को हम खींचेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। देखो ये भी बता रहा है, धक्का आगे लगाना ये होता है पुश, ये अपनी तरफ खींच रहा है इसको बोलते हैं पुल, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है पुश, ठीक है, और ये बलून से हम उसका शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कब तक, जब आप खुद उसको जाके पुश ना कर दो या कोई और उसको जाकर के पुश ना कर दे। तो आप और कोई क्या हो गया, एक्सटर्नल बॉडी, इसी को ही हम बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक रेस्ट पे रहेगी, जब तक आप जाकर के एक्सटर्नल बॉडी जाकर के उस पर फोर्स ना लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा, इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हाँ वो रेस्ट पे हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है। कब तक, until और unless an external force is applied to it, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे तब तक वो बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हम इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, मैथमेटिकल जो फॉर्म है इसका, उस मैथमेटिकल फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते हैं एफ नेट इज जीरो। एफ नेट इज जीरो का मतलब क्या है कि जो हम इस पर टोटल फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो कैसा होता है, जीरो। ये होता है आपके फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया समझते हैं क्या होता है। इनर्शिया हर बॉडी के पास होता है। बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है खुद की, किसी भी चेंज को रेसिस्ट करने की मतलब रोकने की पावर होती है किसी भी बॉडी के पास। जैसे कि आपने बस में ट्रैवल किया होगा, जैसे ही हम बस में, रुकी हुई बस में बैठे होते हैं और अचानक से बस स्टार्ट होती है तो हमें एक हल्का सा जर्क लगता है, उस जर्क को ही हम बोल रहे हैं इनर्शिया, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी थी, प्रॉपर्टी थी, जैसी वो रेस्ट पे है वैसे ही रेस्ट पे रहे। और ड्राइवर ने अचानक से क्या किया, बस को स्टार्ट कर दिया, तो बस को जैसे ही उसने स्टार्ट करके आगे मूव करने की कोशिश की, हमें पीछे की तरफ एक झटका लगा। क्यों, क्योंकि हम पीछे कैसे थे, रेस्ट पे थे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज। अगर बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। एक और बात, जो इनर्शिया होता है ना, वो मास पे डिपेंड करता है। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई बॉडी कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन में, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कौन बताता है, आपका मोमेंटम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे मेरे पास एक हैवी बॉल है और एक लाइट बॉल है, ठीक है, दोनों में अगर आपको कैच करने के लिए दूं तो आपको हैवी बॉल से ज्यादा तेज इंपैक्ट होगा, मतलब उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो कैसा होगा, ज्यादा। यानी जो मोमेंटम है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। वो डिपेंड करता है किस पर, बॉडी के मास पर, ठीक है, और कितना तेजी से हम उसको फेंक रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, यानी उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज व्हाट, मोमेंटम। डन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, अपना जो टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो अभी हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कब तक, जब तक आप उस पे जाके फोर्स ना लगा दो। अब वही तो कर रहे हैं हम, उस बॉडी पर लगा क्या रहे हैं, अब फोर्स लगा रहे हैं। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हैं, हमें तो समझ ही नहीं आया, बहुत सिंपल है। देखो अगर आपको ये याद नहीं हो रही तो मैं जो बता रही हूँ वो याद कर लो। देखो यहाँ पर ये प्लेयर कर क्या रहा है, बॉल को कैच कर रहा है। आप जब वो बॉल को कैच कर रहा है तो उसके हाथ पर बॉल क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो जो फोर्स उसकी बॉल हाथ पर लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर एक बॉल, इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी थी, u, ठीक है। अब इस बॉल पर हमने क्या किया, इस बीच रास्ते में हमने इस पर कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब उस फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी में क्या आया, एक
चेंज, ठीक है। और हमने कितने टाइम में लगाया ये, सपोज करो t टाइम में हमने उस पर फोर्स लगाई है। तो अगर हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी हमने समझा मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, v। मान लेते हैं इस बॉल का मास कितना है, m, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, ठीक है। ये वाला साइन माइनस का, फिर से m, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u। इसको बोलते हैं फाइनल मोमेंटम, इसको बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये जो सेकंड लॉ है ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये बोल रहा है फोर्स, कौन सा फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना किसी क्वांटिटी का। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, मोमेंटम। तो हमने लिखा फोर्स अप्लाइड, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसी को अगर हम आगे डेरिवेशन को कंटिन्यू करें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट, और साथ ही में डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एफ इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इज इक्वल टू के साथ साथ क्या आया, कांस्टेंट के, ठीक है। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, टाइम टी। यहाँ जो k की वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 1। तो ये हमें मिलेगा, मास दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या है v माइनस यू, अपॉन में क्या चल रहा है, t। ये अभी हम समझ के आ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स मा होता है, राइट। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे से करके जाना है, हो सकता है ये डेरिवेशन आ जाए, राइट। तो ये है आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इसका मैथमेटिकल फॉर्म कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डन, चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। थर्ड, नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर मैं अपने गाल पे क्या करूं, एक थप्पड़ मारूं, तो क्या होगा, जो फोर्स मेरी फिंगर्स मेरे गाल पर लगा रही होंगी ना, तो उसी टाइम पर मेरे गाल ने भी मेरे हाथ पर क्या लगाया होगा, फोर्स। वो दोनों जो फोर्स होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। ये दोनों जो फोर्स होंगे ये दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। पहला फोर्स लगा था मेरे हाथों की फिंगर्स पर, दूसरा फोर्स लग रहा है मेरे गालों पर। तो ये जो दोनों फोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अलग अलग बॉडी पर एक्ट करते हैं, ठीक है। ये है क्या, किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो दो बॉडी आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। देखो, इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exert a force on the first object। पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया, पहली बॉडी पलट के वापस दूसरी बॉडी पे क्या करती है, फोर्स लगाती है। To every action there is equal and opposite reaction. Two forces are equal in magnitude and opposite in direction। ये जो फोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे मैं यहाँ पर दो बॉल ले, ठीक है, ये दो हमने क्या ले ली, बॉल, ठीक। तो ये बॉल इस पर फोर्स लगा रही है, ये वाली बॉल इस पर फोर्स लगा रही है। बोल देते हैं ये बॉल क्या है, ए, ये वाली बॉल का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब पहली बॉल ने इस पर फोर्स लगाया और दूसरी बॉल इस पे फोर्स लगा रही है, तो ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉल बी, ठीक है। ये इस तरफ डायरेक्शन हम देखें तो ये होगा फोर्स ऑन बॉल बी ड्यू टू ए। ये दोनों फोर्स कैसे हैं, देखो दिख रहा है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, इक्वल। इसी को ही हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, एफ ए बी इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट ऑफ एफ बी ए। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ये दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है। फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। ये इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन, और तुरंत उसी टाइम पर हमें क्या मिला, रिएक्शन। तो इसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं इन
फोर्सेस को। डन। तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, ग्रेविटेशन पे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन में हमें यहाँ पर क्या समझना है कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे, यूनिवर्स में कितनी सारी बॉडीज है, वो सारी बॉडीज एक दूसरे पर क्या लगाती है, फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। सपोज कर लिया मेरे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m1, इसका मास m2। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है, वो वाली बॉडी उसको अपनी तरफ खींच रही है, ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है, यानी दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न्यूटन ने बोला कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके मासेस के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और इनका मासेस कितना है m1 एंड m2, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, इसके स्क्वायर का, डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो हम इसको लिखेंगे 1/r², इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर में आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे में, और उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर। इसको हम कंबाइन करते हैं ना और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना, तो यहाँ पर इज इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डन। इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, gm1 m2 अपॉन में r²। डन। इस g की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। इसके बाद है इंपॉर्टेंस, जो यूनिवर्सल लॉ है हमारा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इट इज अ फोर्स, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, ये वही फोर्स होती है जो हमें अर्थ से बाइंड किए हुए है, नहीं तो जैसे स्पेस में क्या करते रहते हैं अपन, फ्लोट करते रहते हैं, राइट, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो फ्लोट करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर हम फ्लोट नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ से, हम लैंड से रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ ने हमें क्या करके रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। ठीक है, तो हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके रुके हुए हैं, ये वही फोर्स होता है जो हमें अर्थ से बांधे हुए है। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो ये भी किसके वजह से होता है, क्योंकि मून और अर्थ के बीच एक फोर्स लग रही होती है, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ, जो प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, वो भी किसकी वजह से, इसी फोर्स की वजह से। और जो लास्ट है आपके टाइड्स आते हैं, वो भी किसकी वजह से, मून और सन के वजह से, क्योंकि मून और सन क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। डन। तो ये है आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसमें आपको वैल्यू याद रखनी है। अब समझते हैं ये फ्री फॉल क्या होता है। जब तो फ्री फॉल में कोई बॉडी अर्थ के इन्फ्लुएंस में अपने आप नीचे की तरफ आ रही है ना, उसको अपन बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे मैंने ये पेन को क्या किया है, सिर्फ छोड़ा है ना, मैंने ऐसे फेंका नहीं है उसको, राइट, तो ये अपने आप नीचे आया, फ्रीली फॉल हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, अर्थ ने इसको पकड़ के नीचे खींचा है, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, राइट। ये है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक अर्थ ड्रॉ करूं, है ना, और यहाँ पर खड़े होके हमने एक स्टोन को नीचे गिराने की कोशिश की है, या चलो एप्पल को नीचे गिराते हैं, इसका मास मान लेते हैं कितना है, m, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसको कहाँ खींच रही है, नीचे के तरफ। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर g, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका अगर हम निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर लग रही है इस स्टोन पर दो फोर्स, पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ इस पर लगा रही है उसको हम बोलेंगे g। अच्छा, अर्थ का मास मान लेते हैं कितना है, कैपिटल M, अभी हमने फॉर्मूला देखा m1, m2 कितना मान लेते हैं हम, स्मॉल m, अपॉन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, r का स्क्वायर।
तो ये फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 को कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। एक और फोर्स जो हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, है ना। क्या अभी हम देख के आए हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ में फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मा होता है। इन दोनों फोर्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमें मिलेगा जी m स्मॉल m अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में मास इंटू एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल g से, तो ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू जी, राइट। ये m से ये m कैंसिल, यहां पर हमें दिख रहा है स्मॉल g किसके बराबर है, जी m अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन, ठीक है। तो स्मॉल g इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू अभी हमने देखी, कैपिटल M क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के बहुत पास में रखते, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ रख रहे होते, तब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अभी हम न्यूटन की इक्वेशन लेके आ रहे हैं, अब उनको हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिखना है, ठीक। तो सपोज करो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट से नीचे की तरफ हमने क्या किया है, ड्रॉप। यहाँ पर दो केसेस हमें पढ़ने होते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं या एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं। ये दो ही केसेस यहाँ पर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हमने ड्रॉप किया है, ऐसे छोड़ दिया, तो ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। नीचे आएगा तो इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, इसका टाइम भी होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम बोलते हैं हाइट। तो मान लेते हैं उसकी हाइट कितनी है, h। अब हम न्यूटन की इक्वेशन उठाते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v एक सेकेंड वाली क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी तो v ही है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हम u भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हम उसको जब फेंकें नीचे की तरफ फेंके तो किसी स्पीड से भी फेंक सकते हैं ड्रॉप करने के बजाय, यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, स्मॉल g लेना है, राइट। तो एक्सेलरेशन की जगह पर g लिखना है, और आपका जो s है उसकी जगह पर अपन को क्या लिखना है, h। एक और चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है तब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा होता है, पॉजिटिव। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इन इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन की जगह पर g, साथ में कितना आएगा, t, ठीक है। नेक्स्ट है s की जगह पर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह पर g। नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, s की जगह पर कितना ले लेंगे, h। ये है आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ, और वो उसकी हाइट कितनी ले रहा है, वो 10 मीटर, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं कहाँ, ऊपर की तरफ, कितनी हाइट पर, 10 मीटर इसकी हाइट है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन, मतलब हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे ना तो ये एक पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है। तो इस पॉइंट पर ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, तो इस पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 0। u हमको क्या करना है, कैलकुलेट। हाइट हमें कितनी दी हुई है, 10 मीटर। बहुत सिंपल है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, देखो बॉडी को हमने कहाँ फेंका है, विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आ रहा है, नीचे, है ना, कहाँ लग रहा है, नीचे। तो उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो हम नेगेटिव अगर लें, g की वैल्यू को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव।
मान लेते हैं जी इस बार कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो V U H और G ये किस इक्वेशन में आ रहा है, लास्ट इक्वेशन में। तो हम लास्ट इक्वेशन यूज करते हैं। क्या है इक्वेशन, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। V स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है प्लस 2 इंटू G की वैल्यू कितनी ली है हमने -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हाइट भी कितना है 10। ठीक है, हाइट भी कितना है 10। बस अब ये माइनस इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस कितना आया -200। ये 200 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा 200 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा रूट, यानी u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ गया 200। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10। 100 को बाहर निकाला तो कितना आया 10। अंडर रूट में कितना 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, या फिर इतना भी करके हम इसको छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये निकल गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसके बाद टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब हमें इतनी सारी वैल्यू पता चल गई है, अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो सेकेंड वाली भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वाली हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है अपना डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, मास और वेट के बीच का डिफरेंस देखो। मास जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, और वेट हम जो अर्थ पर लगा रहे होते हैं ना फोर्स, उसको हम वेट बोलते हैं। जो फोर्स हम अर्थ पर लगा रहे होते हैं उसको हम वेट बोलते हैं, और किसी भी मैटर के पास जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है उसको हम मास बोलते हैं, है ना। जैसे मास जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है। देखो अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर है किसी बॉडी में, कितना मैटर है किसी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं मास। और मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, किसी बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अपन बोलते हैं वेट। यानी वेट इज नथिंग बट फोर्स। डन। इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। अच्छा, ये जो मास है वो मेजर ऑफ इनर्शिया भी होता है। मैंने अभी समझाया था, जिसके पास मास ज्यादा उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। सेकेंड, इट इज कांस्टेंट। जो मास होता है ना वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है हर बॉडी का। लेकिन जो वेट होता है ना वो क्योंकि ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है, तो अगर डिस्टेंस कम ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली जो आपका वेट है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर चेंज होगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो मास होता है ना ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो वेट है वो फोर्स है, और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो जो वेट होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। मान लेते हैं अर्थ का जो वेट है वो कितना है WE। ठीक है, मान लेते हैं जो वेट है वो मून का कितना है WM। अब ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बॉडी का जो मून पर वेट होता है वो अर्थ के वेट से कितना होता है 1/6 टाइम। 1/6 मतलब 1/6 इंटू अर्थ, मतलब 6 से डिवाइड कर दें अगर हम मास ऑफ अर्थ को, तो किसी बॉडी का क्या निकल जाएगा, वेट ऑन मून। अब आप अपना वेट लो और अपने वेट में डिवाइड कर दो किसको, 6 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप मून पे जाओगे तो आपका वेट कितना होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्स्ट। देखो जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमने यहां पर एक बॉल लिया और इस बॉल पर हम ऐसे ऐसे, या फिर चलो अपन क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, और इस बॉक्स पर हम कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, कुछ ऐसा हमने फोर्स लगाया। तो अब इस बॉक्स पर जो लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स होगा ना, इसके सरफेस पर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ना, उस फोर्स को बोलते हैं थर्स्ट। ठीक है, थर्स्ट। देखो ये लिखा है, द फोर्स
द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा? सरफेस के कैसा लगना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, तो 90 डिग्री के एंगल पर लगना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्स्ट। ठीक है। अब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थर्स्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर P इज इक्वल टू क्या? थर्स्ट। थर्स्ट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी सरफेस पर अगर जैसे अपन इस हाथ से फोर्स लगाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रेशर कम फील होगा, लेकिन अगर मैं इस पेन के टिप से फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? मुझे ज्यादा प्रेशर फील होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। देखो, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे हाथ से, अगर हम सरफेस सेम रखें, हाथ से पहले कम फोर्स लगाएंगे तो कम प्रेशर लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये आपका प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको अगर हम यहाँ देखें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और जो आपका एरिया है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पास्कल, जो कि ऐसा यूनिट होती है किसकी? प्रेशर की। नेक्स्ट, प्रेशर इन फ्लूइड। जो प्रेशर लगता है वो किस पर लगता है? फ्लूइड पर। अब ये जो फ्लूइड है ये क्या होते हैं? फ्लूइड, सारे लिक्विड और गैसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बायोएंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बायोएंट फोर्स क्या होता है? जो कोई भी बॉडी जो होती है ना, वो फ्लूइड, गैस ले लो चाहे आप लिक्विड ले लो, जो वाटर पर फोर्स लगाती है, कैसा? ऊपर की तरफ। कभी बकेट फुल ऑफ वाटर में मग डालने की कोशिश की है, भरी हुई बाल्टी में मग्गा डालने की कोशिश की है, तो क्या होता है? मग्गे पर पानी फोर्स लगा रहा होता है ऊपर की तरफ, उसी फोर्स को तो हम बोलते हैं कौन सा फोर्स? अपवर्ड फोर्स exerted by the fluid on the body is called buoyant force. buoyant force किसको बोलते हैं? जो पानी में बॉडी ऊपर, बॉडी पर फोर्स लगाता है ना पानी, उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपवर्ड फोर्स या फिर buoyant फोर्स। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है एग, क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है ये इस पर क्या कर रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाए हुए हैं। इसको भी अपन देख सकते हैं, ये ऊपर फ्लोट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी जो नीचे सरफेस ऑफ वाटर है उसने इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाए हुए रखा है। चलो अब हम समझते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली, जब हम किसी बॉडी को पार्शियली मतलब आधा या फिर कंप्लीटली पूरा का पूरा किसी लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, पार्शियली या फिर कंप्लीटली इमर्स कर रहे हैं किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर, इमर्स्ड इन लिक्विड और फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। कहने का मतलब ये है, सपोज करते हैं मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना है? 50 kg। ठीक, अब मैंने यहाँ पर एक बकेट लिया, इस बकेट में क्या है? वाटर। मैंने यहाँ पर रखी है एक वेइंग मशीन, मैंने एक मशीन रखी है और यहाँ पर मेरा एक बाउल रख दिया जिसके अंदर पानी आकर के गिरेगा। अब मैंने क्या किया, इसमें बकेट में छोटा सा होल करा और मैंने यही वेट जो है मेरा इसके अंदर अगर डाल दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था जिसका वेट कितना था? 50 kg। इस 50 kg ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने क्या किया, इस पानी के अंदर डाला, है ना, तो यहाँ से होल में से पानी निकल के कहाँ आ गया? बाहर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आके कलेक्ट हो गया। तो इसके साथ हमने क्या लगा के रखा है? एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? बॉडी का वेट नापता है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस है वो बता रहा था बॉडी का वेट कितना था? 50 kg। फिर से हमने यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस को अटैच किया तो वो अब बताए क्या बता रहा है? वो बोल रहा है बॉडी का वेट कितना है? 40 kg। क्यों? क्योंकि बॉडी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था कितना? 50 kg, और जैसे इसको पानी के अंदर हमने डाला, पानी ने इसकी तरफ ऊपर से लगाया है एक फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपथर्स्ट फोर्स या बायोएंट फोर्स। ठीक है, अब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया और इस अमाउंट ऑफ वाटर का जब हमने वेइंग मशीन से, वेट नापने वाली मशीन से इसका मेजरमेंट लिया तो ये दिखा रहा है कि वेट कितना है? 10 kg।
तो आर्किमिडी ने क्या समझाने की कोशिश की, जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो ये डिस्प्लेस करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, उस बाहर की तरफ जो फेंका हुआ उसका वाटर का वेट निकाले, जो वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट निकालेंगे हम, तो कितना आएगा 10 kg। और जो इसका वाटर, जो एक्चुअल बॉडी का हम वेट देखें तो इस एक्चुअल बॉडी का वेट अब कितना हो गया है 40, पहले कितना था 50। अगर किसी बॉडी को हम पानी में डाल रहे हैं तो उससे उसका वेट कम हो जा रहा है। कितना कम हो रहा है, जितना वेट ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, फिर से आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ liquid or fluid, it experience an upward force and that upward force is equal to the weight of the fluid displaced by it। जो अपथर्स्ट फोर्स ये लगा रहा होगा ना, अब हमें समझ में आया अपथर्स्ट फोर्स कितना लगा रहा होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ 10 kg, और वही वेट ऑफ वाटर जो है इसने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो ये है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी। तो बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क सिर्फ तभी हो पाता है यार जब किसी बॉडी पर आपने क्या लगाया हो, फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई हो। यानी अगर हम वर्क के मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन इसका हम एक्चुअल फॉर्मूला देखें तो हम लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या होता है, किसी बॉडी पर लगाया हुआ फोर्स। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है, कितने एंगल पर आप फोर्स लगा रहे हो। अगर मैंने बॉडी पर फोर्स ही नहीं लगाया, अगर मैंने किसी बॉडी पर फोर्स ही नहीं लगाया तो 0 इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क आपको क्या मिलेगा, 0। यानी अगर आप बॉडी पर फोर्स 0 लगाओगे तो वर्क भी कैसा होगा, 0। अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगा दिया है और डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी आपका वर्क कोई काम का नहीं है, क्योंकि वर्क तब भी कैसा होगा, 0। मतलब एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स, और उस पर मैं धक्का लगा रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, लेकिन वो आगे की तरफ डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। लेकिन मैंने फोर्स तो लगाया, आगे वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो वो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क सिर्फ तभी होता है जब वो बॉक्स को आप हल्का सा डिस्प्लेस करो, उसकी इनिशियल पोजीशन से उसको थोड़ा सा मूव कर दो। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम मैथमेटिकली वर्क को निकाल पाएंगे, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या हमने देखा, F इंटू एस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या निकल के आएगी, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क विल बी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल, JOULE, जूल। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, कैपिटल J। डन। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क को कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। चलो, व्हेन इज 1 जूल ऑफ वर्क डन। 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, जब आपने फोर्स कितने का लगाया हो, 1 न्यूटन, बॉडी डिस्प्लेस भी कितनी हुई हो, 1 मीटर। जैसे इन भाई साहब ने क्या किया, फोर्स लगाया किसी बॉडी पर। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर जो ये फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं वो कितना है, 1 न्यूटन, और ये आगे की तरफ खसक के सपोज करो यहां तक ले आए, तो कितना मीटर खसका दिए, सपोज करते हैं हम 1 मीटर। वर्क का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। फोर्स कितना लगाया इन्होंने, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन 1 मीटर, चलो फोर्स कितना लगाया इन्होंने, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया इन्होंने, 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर कितना आएगा, 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं हम, 1 जूल। तो 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, जब किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और बॉडी को डिस्प्लेस किया हो कितना, 1 मीटर। 1 मीटर डिस्प्लेस किया 1 न्यूटन फोर्स लगा करके, तब हम बोलेंगे बॉडी का जो वर्क है वो कितना है, 1 जूल।
1 joule of work is done on a body when we apply 1 Newton force and it displaces by 1 meter. ठीक है, अच्छा, जो वर्क होता है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमने देखा वर्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे भी. ठीक है, क्योंकि ये एंगल पे भी डिपेंड करता है. पॉजिटिव वर्क हम किसको बोलेंगे? जब वर्क की वैल्यू कैसी आ रही हो, पॉजिटिव. ठीक है, नेगेटिव वर्क हम किसको बोलेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन कैसा हो, ऑपोजिट. नेगेटिव वर्क हम किसको बोलते हैं? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक है, और जीरो कब होता है ये तो अभी मैंने समझाया. वर्क जीरो कब होगा? जब फोर्स जीरो हो तब भी वर्क जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी वर्क जीरो, और एक और, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने का हो, 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो, तब भी हम बोलते हैं वर्क कैसा है, जीरो. तो वर्क कैन बी जीरो, वर्क कैन बी नेगेटिव, वर्क कैन बी पॉजिटिव. ठीक है, चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी. तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कितनी हमारे पास क्षमता है, कितनी एबिलिटी है काम करने की, उसी को ही हम बोलते हैं एनर्जी. फर्दर जो एनर्जी है वो दो पार्ट में हमने यहाँ पर डिवाइड किए, जो कि है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तब उसके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. कोई बॉडी अगर अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, इसी बॉडी के पास अगर स्टोर्ड एनर्जी है तब हम बोलेंगे उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. किसी बॉडी के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है मतलब हम बोलेंगे वो बॉडी कैसी होगी, मोशन में. कोई बॉडी अगर मोशन में है तब उसके पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. जैसे यहाँ पर ये डॉग मूव कर रहा है तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, अभी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, किसी हाइट पर एक बॉल रखी हुई है, इसको हल्का सा पुश करोगे तो ये कहाँ गिर जाएगी, अपने आप नीचे गिर जाएगी, यानी इसके पास स्टोर्ड एनर्जी थी. तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का. अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv². ये आपको याद रखना है. m क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है, इसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आई है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. चलो, अब हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल को हमने h हाइट से नीचे की तरफ फेंका है. तो इसका अगर हम वर्क डन निकाले तो अभी हमने देखा वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा. ठीक है, ये बॉल पर नीचे की तरफ अगर इस बॉल का मास कितना मान लिया m, तो नीचे की तरफ इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे की तरफ जो इसका एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो अगर हम इस पर देखें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलेंगे m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी. और डिस्प्लेसमेंट हम देखिए कितना हाइट नीचे आ रहा है, h हाइट नीचे आ रहा है, तो mgh. इस तरीके से अपन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बहुत ईजी है कि टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, इनिशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी. यही हमारा कंजर्वेशन लॉ होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म. एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे ये बॉल को हमने ऊपर से जैसे ही छोड़ा, इसके पास ऊपर जब हाथ में रखी हुई स्टोर एनर्जी थी, वो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ही हमने इसको ड्रॉप किया ये मूव होने लगी, और जब ये मोशन में है
तब इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, यानी यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो हम वर्क कर रहे हैं उसका रेट, यानी इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी ने कितना काम किया है उसको हम बोलते हैं पावर, उसकी एबिलिटी। ठीक है, अगर हम यहां से इसका यूनिट निकालें तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, WATT, वॉट, ये इसकी SI यूनिट होती है। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, चलो इसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश जूल, ये हम निकालना सीखते हैं। देखो 1 किलो, किलो मतलब कितना होता है, 1000। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, वॉट, वॉट अभी हमने देखा क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है आवर, आवर को अगर हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 मिनट, 1 मिनट को अगर हमें सेकेंड में करना हो तो 60 सेकेंड। तो ये हमने 1 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहां से देखो 6 इंटू 6 कितना आया, 36 इंटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, और क्या बच रहा है, जूल। तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो फिलअप में क्या आया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे हमारे, जो कि है साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो साउंड है वो फॉर्म है किसका, एनर्जी का, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, हमारे कानों में जो हमें सुनाई देता है वो किसकी वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से, एक सेंसेशन की वजह से, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, साउंड। साउंड एक फॉर्म है किसका, एनर्जी का, जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करती है, ट्रैवल करती है। अगर हम प्रोपगेशन ऑफ साउंड की बात करें कि साउंड कैसे प्रोपगेट करता है, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। डन। मीडियम की बात करें तो साउंड को किसी भी मीडियम की जरूरत होती है। जैसे मीडियम क्या होता है, मीडियम आपका होता है जो अपने 3 स्टेट होते हैं ना, उसी को ही बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जो मीडियम है उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पर मैटर ट्रैवल कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर, मीडियम उसको हम बोलते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। डन। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेव, डिस्टर्बेंस that moves through a medium when the particle of the medium set neighboring particles into motion। वेव क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं और क्या किया हमने, एक बॉल को जस्ट डिस्टर्ब किया तो सारी बॉल्स क्या करेंगी, एक दूसरे को धक्का मारेंगी, तो पूरे में क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। अब जो डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट होगा ना, वो एक पैटर्न बना लेगा और उसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, वेव। तो इसी तरीके से जो साउंड वेव है वो भी ट्रैवल करती है, वो एयर के पार्टिकल्स को क्या करती जाती है, पुश करती जाती है, और इस तरीके से जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको मीडियम की जरूरत होती है, और साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव वो वेव होती है, द वेव इन विच देयर इज ऑसिलेशन ऑफ मैटर, जिसमें मैटर ऑसिलेट करता है, मैटर खुद मूव करता है। ठीक है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू अ मीडियम। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें एनर्जी खुद ट्रांसफर होती है मीडियम में। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन हम किसको बोलते हैं, कंप्रेशन को, लो प्रेशर रीजन हम किसको बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन को। अभी हम समझेंगे कि एक वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। चलो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पर दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड मीडियम है, और इसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा लो है। ठीक है, इसको हम अभी फिर से डिस्कस करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट है आपका
दो तरीके की वेव्स होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक धागा था, थ्रेड था, और मैंने एक थ्रेड को इस एंड पे बांधा और ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे पुश किया, तो जो पार्टिकल्स है धागे के, धागा कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे ही तो जाएगा, और वेव जो है वो कहाँ बढ़ेगी, उस तरफ आगे बढ़ेगी। तो जब डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल दोनों कैसा हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए, है ना, परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसी वेव को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। देखो, द वेव इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जब पार्टिकल, जो वेव है वो इधर ट्रैवल कर रही है और पार्टिकल जो है वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर नीचे, है ना, यानी कि इन दोनों का जो मोशन का डायरेक्शन है वो कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर, तब हम बोलते हैं वो कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे कि अब मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसको पकड़ के मैंने ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग कैसे जाएगी, अंदर बाहर ऐसे ही तो होगी, है ना। तो जो वेव तब जो बनेगी जब पार्टिकल का मोशन भी इधर ही है और वेव का मोशन भी इधर ही है, तो इस वेव को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, जब दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो जाए, सेम हो जाए। द वेव इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो भी इसके कैसा है, पैरेलल, तब हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो। जो साउंड है वो कैसी वेव होती है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। जो लाइट होती है ना वो ट्रांसफर वेव होती है, ठीक है, जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन जो साउंड होता है वो कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पास पास में पार्टिकल्स आ जाते हैं उसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर कंप्रेशन, ये दिखा भी रहा है, देखो ये होता है आपका कंप्रेशन, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश करते जाते हैं और पार्टिकल्स बहुत पास में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जब ये ऐसे दूर दूर होते हैं तब इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं या फिर रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, कंप्रेशन मतलब पार्टिकल का बहुत पास आना, रेयर फ्रैक्शन मतलब पार्टिकल का दूर चले जाना। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में देखो जो मीन पोजीशन से ऊपर की हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। देखो जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ। ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ वन वेव, जिसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ये अभी हम फिर से देखने वाले हैं, ये अभी हम फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। यही सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कर रहा है, कितना वाइब्रेशन कर रहा है। सपोज करो एक सेकंड में मैंने ऐसे 10 बार बजाया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कोई बॉडी अपने आप को रिपीट कर रही है एक सेकंड में 10 बार तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10। उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, डन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कोई बॉडी, जैसे यहां पर अगर हम वेव के टर्म्स में बात करें तो कोई बॉडी अपने आप को रिपीट करे, यहां से चली और वापस इधर ही आ गए अपन, तब हम इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। तो एक सेकंड में ऐसा कितने बार रिपीट हुआ, अगर 10 बार तो वो उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है, इस एक वेव को बनने में जितना टाइम, टोटल टाइम लगा, एक ऑसिलेशन को होने में जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन भी होता है। जो टाइम पीरियड होता है ना, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये होता है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। अभी समझाया, इस लाइन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में जो सबसे ऊपर हाई पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और नीचे की तरफ इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है लाउडनेस। जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसको हम बोलेंगे वो लाउड साउंड है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसको हम बोलेंगे वो लाउड साउंड है। ठीक है, और वेवलेंथ, जिसका एम्पलीट्यूड कम हम उसको बोलेंगे वो स्लो साउंड है। ठीक है, लाउड साउंड नहीं है। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ। अभी मैंने समझाया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव,
एक वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी SI यूनिट मीटर होती है और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, द डिस्टेंस विथ विच कंप्रेशन और अ रेयर फ्रैक्शन ट्रैवल पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो हमारा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेव क्रिएट की है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेव क्रिएट की है, कुछ ऐसे, मैंने कुछ ऐसे एक वेव क्रिएट की। डन, तो अब स्पीड क्या होगा, मान लो इसका जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन, या फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, जितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। एक ऑसिलेशन बना रहा है, मतलब इसको टाइम कितना लग रहा होगा, टाइम पीरियड t। तो हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट टॉपिक में क्या, स्पीड इज इक्वल टू, तो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम वही लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये रिलेशन होता है आपका किसका, स्पीड ऑफ वेव का। ये होती है स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अभी हम देख के आ रहे हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होके किसी हार्ड सरफेस से, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जब साउंड वापस आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द इंसिडेंट साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मेक्स द सेम एंगल विद द नॉर्मल। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कैसे होते हैं, बराबर, वैसे यहाँ पर भी दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर। इसी के साथ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर नॉर्मल के साथ सेम ऐसे ही इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, ये सारे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, सेम वैसा का वैसा ही है। चलो नेक्स्ट है अपना इको। इको क्या होता है, गूंज जो हमें सुनाई देती है कब, जब हॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, या फिर वहां पर एब्जॉर्बिंग कुछ मटेरियल नहीं लगा होता। जैसे हम पर्दे वगैरह लगाते हैं तो वो जो पर्दे वगैरह हम लगाते हैं ना, वो साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तब इको क्रिएट नहीं होता। जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं ना, वहां पर इको क्रिएट होता है। इको होता क्या है, देखो, इन बिगर मॉन्यूमेंट्स, इन बिग हॉल्स, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वही जो साउंड रिफ्लेक्ट होके बार बार हमें सुनाई दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ से कुछ बोला, हॉल बहुत बड़ा है, कुछ एब्जॉर्बिंग मैंने चीज यहाँ नहीं, साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली चीज मैंने यहाँ नहीं लगाई है, तब हमें सुनाई देता है क्या, इको। ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, इंसानों में जो रेंज होती है सुनने की उसको हम बोलते हैं सोनिक साउंड। और उस सोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, क्या, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी SI यूनिट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, तो जो रेंज होती है हियरिंग इन ह्यूमंस, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, मतलब इसको हम बोलते हैं सोनिक साउंड। जो हमें सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, ये याद रखना है, ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। जो साउंड हमें सुनाई नहीं देता है, अब वो उसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है इंफ्रासोनिक जो कि 20 से कम होता है, और दूसरा होता है अल्ट्रासोनिक जो 20,000 से ज्यादा होता है। ठीक है, 20 से जो बिलो होगा उस साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 से जो ज्यादा होगा, अबव होगा, उस साउंड को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है, सोनिक साउंड जो हमें सुनाई देने वाला साउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट है हमारा रिवर्ब्रेशंस। रिवर्ब्रेशंस हम किसको बोलते हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो साउंड रिपीटेडली रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बार बार रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे रहा है, बार बार सुनाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं रिवर्ब्रेशन। हमने बोला एक बार लेकिन 2-3 बार रिफ्लेक्ट हो के वापस हमें सुनाई दे रहा है, उसको हम बोल रहे हैं रिवर्ब्रेशन। ठीक है, तो यहीं पर खत्म करते हैं हमारी इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने और भी क्लास 9th फ्रेंड्स के साथ, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।